इस वीडियो लेसन में हम स्ट्रेस का बेसिक्स देखेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे स्ट्रेस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद स्ट्रेस बॉडी के अंदर कैसे जनरेट होता है ये भी देखेंगे, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ की भी यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस क्या होता है, मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी होती है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की, जो डेवलप होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू द गिवन लोड। अगर हम यहाँ पे एक बॉडी कंसिडर करते हैं और उस बॉडी के ऊपर एक लोड लगाते हैं, तो इस लोड के वजह से इस बॉडी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तैयार होता है, इसे पर यूनिट एरिया अगर हम कंसिडर करेंगे तो इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। बिकॉज कोई भी इंटेंसिटी जब हम कंसिडर करते हैं फोर्सेस की, वो हम कंसिडर करते हैं पर यूनिट एरिया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हमारे पास है। स्ट्रेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स विथस्टैंडिंग कैपेसिटी। किस चीज़ की विथस्टैंडिंग कैपेसिटी? स्ट्रेसेस को विथस्टैंड करने की कैपेसिटी। So strength of a material is defined as maximum or limiting withstanding capacity of a material without any fracture or without any failure. Only one condition we have to follow कि हमें मटेरियल के अंदर कोई भी फेल्यूर या कोई भी फ्रैक्चर नहीं देखने को मिलना चाहिए, और तब तक हम यहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लोड। अगर आप लोड इंक्रीज करोगे तो मटेरियल के अंदर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वो तब तक हमको इंक्रीज करना है जब तक हम लिमिटिंग स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस की कैपेसिटी तक पहुंच नहीं जाते। जब मटेरियल फेल हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये मटेरियल इतना लोड ले सकता है, यानी इतना स्ट्रेस वो हैंडल कर सकता है, तो उसकी स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी को हम यहाँ पे स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, एंड वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी भी बॉडी को हमको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखना है तो उस बॉडी के ऊपर हमको इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं पी लोड लगाता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा लोड पी होगा, तभी ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर सपोज इसी बॉडी के ऊपर मैं दूसरा लोड लगाता हूँ, लेट अस से कि यहाँ पे मैंने पी मैग्नीट्यूड का लोड लगाया है, एंड पी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं, दिस इज़ 20 किलो न्यूटन, एंड अपोजिट डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे क्यू लोड लगाया है, तो क्यू लोड का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इट इज़ इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम चेक करना चाहेंगे तो 10 किलो न्यूटन इज़ नॉट इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, यहाँ पे बॉडी जिस भी डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है उस डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सेलरेट करेगी, यानी यहाँ पे हमको मोशन ऑब्जर्व करने को मिलेगी। बॉडी यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेगी। हमको अगर बॉडी को मूव नहीं करना है, हमको बॉडी को एक ही जगह पे मेंटेन करके रखना है और उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है, तो दो फोर्सेस हमको इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाने पड़ेंगे, तभी हमारी बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहती है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी शुड नोट दैट अंडर अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर हम समेशन एफ एक्स या समेशन एफ वाई कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हमको 0 मिलनी चाहिए जब भी हमारी बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहती है। तब अगर हमारी बॉडी मोशन में रहेगी तो हमको यहाँ पे जैसे अनइक्वलिटी है फोर्सेस के अंदर, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के बाद अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है किसी भी बॉडी के अंदर। यहाँ पे हमने एक सर्कुलर बार कंसिडर किया है। इस सर्कुलर बार को अगर एक सेक्शन प्लेन से हम डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमको एक सेक्शन मिलेगा और राइट हैंड साइड में हमको एक सेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम टेंसाइल फोर्स कंसिडर करेंगे। तो टेंसाइल फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह से लगता है। लेट अस कंसिडर द वैल्यू फॉर द टेंसाइल फोर्स टू बी पी किलो न्यूटन। यहाँ पे पी किलो न्यूटन अगर हम वैल्यू कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगी
पी किलो न्यूटन। अगर हम दोनों सेक्शंस को यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो दो सेक्शंस हमको कुछ इस तरह से मिलेंगे। बिफोर मूविंग टू दीज सेक्शंस, यहाँ पे हम लोड का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एरिया के ऊपर। ये जो पी लोड हमने इस सरफेस एरिया के ऊपर लगाया है, इसे अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसा कहेंगे, क्योंकि लोड हम कंसिडर करते हैं कि वो एक सरफेस एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स लोड हर एक स्मॉलेस्ट एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एंटायर एरिया। फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेक्शन ऑफ द एरिया हमारे पास यहाँ पे एक लोड मौजूद होता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के ऊपर कुछ इस तरह से हमको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। अगर हम यही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सेक्शंस में ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये दो सेक्शंस इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे पी किलो न्यूटन के लिए यहाँ पे कोई ना कोई इक्विलिब्रियम में हमको फोर्स मिलना चाहिए, तो वो रहता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और वो यहाँ पे एरिया के ऊपर ऐसे लगता है। सिमिलरली फॉर द राइट हैंड साइड सेक्शन वी कैन हैव द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लाइक दिस। इसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के वजह से यहाँ पे हमको ये दोनों के दोनों सेक्शंस इक्विलिब्रियम में मिलेंगे एंड दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। इसी को हम यहाँ पे स्ट्रेस कहते हैं। सो यहाँ पे स्ट्रेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, जहाँ पे एफ होगा हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और ए होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम यहाँ पे इन छोटे छोटे फोर्सेस को एलिमिनेट करके एक सिंगल फोर्स यहाँ पे लगाएंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, एफ, और ये एफ इक्वल होगा पी के साथ। तो यहाँ पे स्ट्रेस के लिए हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, क्योंकि एफ और पी मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम है। साथ ही साथ यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी इन दोनों के लिए यहाँ पे सेम है, क्योंकि ये बार जो था वो यूनिफॉर्म बार था। सो वी कैन से दैट द एफ एंड पी, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एंड लोड पी आर डिफरेंट, बट अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज इनकी वैल्यू हमको यहाँ पे सेम मिलनी चाहिए। वन क्विक पॉइंट वी हैव टू नोट रिगार्डिंग द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हमने एफ लेटर से डिनोट किया था। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट्स सिमिलर टू द लोड बट इट हैज़ अपोजिट डायरेक्शन, यानी पी लोड की अगर डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं कंसिडर करूँगा तो एफ़ की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट होनी चाहिए। इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे पी मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दोनों सिमिलर नेचर के फोर्स होते हैं। अगर ये फोर्स टेंसाइल है तो ये भी फोर्स यहाँ पे टेंसाइल होगा। अगर यहाँ पे ये फोर्स कॉम्प्रेसिव है तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो भी कॉम्प्रेसिव नेचर का ही होगा, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन मिलती है हमको वो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी। यहाँ पे हम डिफरेंस कंसिडर करने वाले हैं बिटवीन स्ट्रेस एंड बिटवीन प्रेशर। पॉइंट वाइज यहाँ पे हम डिफरेंस कंसिडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस और प्रेशर कहाँ पे एक्ट होते हैं। अगर हम एक सिंपल पॉइंट एक बॉडी के अंदर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एरिया मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और इसके ऊपर अगर हम स्ट्रेस और प्रेशर को कंसिडर करेंगे तो प्रेशर इज़ एक्टिंग एक्सटर्नली। प्रेशर एक लोड की तरह एक्ट करता है और स्ट्रेस जो जनरेट होता है वो इंटरनली स्ट्रेस जनरेट होता है। सो एट अ पॉइंट स्ट्रेस एक्ट्स इंटरनली एंड प्रेशर एक्ट्स एक्सटर्नली। नेक्स्ट डिफरेंस वी आर गोइंग टू कंसिडर फॉर द डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे केयरफुली डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो वी कैन सी द डायरेक्शन फॉर द प्रेशर and direction for the stress. Stress acts opposite to the applied load. जो भी लोड आप जिस भी डायरेक्शन में अप्लाई करोगे उसके अगेंस्ट आपको स्ट्रेस जनरेट होता हुआ नज़र आएगा, बट प्रेशर का ऐसा नहीं है। प्रेशर हमेशा एरिया के ऊपर नॉर्मली एक्ट करता है, बट स्ट्रेस हमको नॉर्मल डायरेक्शन में मिलेगा, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। अगर आप
इंक्लाइंड फोर्स लगाओगे तो उसके रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। स्ट्रेस के लिए लोड कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो मैटर करता है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस ऑटोमेटिकली जनरेट होगा उस बॉडी के अंदर। बट प्रेशर हमेशा बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होगा, नॉर्मली एक्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। अगर हम मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन कंसिडर करते हैं तो इन द केस ऑफ स्ट्रेस वी आर नॉट गेटिंग द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल द डायरेक्शंस। बट प्रेशर के लिए फ्रॉम पास्कल्स लॉ वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर is same in all the directions. So in the case of pressure जो भी मैग्नीट्यूड हमको यहाँ पे मिलेगा वो मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम रहेगा इन ऑल द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस। बट यही सेम चीज़ हमारे पास स्ट्रेस के लिए रिपीट नहीं होती है। द स्ट्रेस इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू द अप्लाइड लोड। अगर हमारा लोड नॉर्मली अप्लाई ही नहीं हुआ है तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में हमारे पास उसका रेजिस्टेंस मिलेगा, ये हो नहीं सकता है। अगर इंक्लाइंड यहाँ पे लोड है तो यहाँ पे जो स्ट्रेस मिलेगा वो भी हमको इंक्लाइंड मिलेगा। सो स्ट्रेस हर डायरेक्शन में यहाँ पे सेम नहीं हो सकता, बट स्ट्रेस एग्जैक्टली अपोजिट हो सकता है जिस भी डायरेक्शन में आप यहाँ पे लोड लगाओगे। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग द मेजरमेंट। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस और प्रेशर के लिए मेजरमेंट कंसिडर कर सकते हैं कि हम स्ट्रेस कैसे मेजर कर सकते हैं या प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं। सो स्ट्रेस के लिए हमारे पास कोई भी फिज़िकली इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जिसके वजह से हम यहाँ पे स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सके। और प्रेशर के लिए हमारे पास बहुत सारे मेजरिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जैसे मैनोमीटर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको मेजर करना है तो बैरोमीटर हो गया। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास प्रेशर के लिए है, बट वी कैनॉट मेजर द स्ट्रेस। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट ड्यू टू प्रेशर एक बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, बट ड्यू टू स्ट्रेस कोई भी बॉडी के अंदर प्रेशर जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस तभी जनरेट होगा जब उस बॉडी के ऊपर आप कोई भी लोड लगाओगे। अगर कोई लोड ही आप उस बॉडी के ऊपर नहीं लगा रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होने का सवाल ही नहीं होता है। बट प्रेशर हर बॉडी के ऊपर लग सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगर हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे तो हर बॉडी के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज एक्ट करता है। इस प्रेशर की वजह से उस बॉडी के अंदर स्ट्रेस ज़रूर जनरेट हो सकता है, बट हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये जो स्ट्रेस है उसके वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, बिकॉज स्ट्रेस जनरेट्स ओनली when there is load acting on that body. So due to pressure the stress can get generated, but due to stress we cannot have pressure inside a body. Next we are going to talk about the units. यहाँ पे स्ट्रेस के अगर यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे तो स्ट्रेस हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया के लिए हमारे पास यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट फॉर द स्ट्रेस। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is known as 1 Pascal. This is the Pascal. 1 kilopascal is equal to 10 to the power 3 Newton per meter square. 1 megapascal is equal to 10 to the power 6 Newton per meter square. Then for the 1 gigapascal we have 10 to the power 9 Newton per meter square. The same unit megapascal and gigapascal we can express in the terms of Newton पर mm स्क्वायर। सो यहाँ पे ये कन्वर्जन इम्पोर्टेंट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का न्यूटन पर mm स्क्वायर में। सो फॉर 1 मेगा पास्कल वी कैन हैव 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस सेम इज इक्वल टू द 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। In the case of gigapascal
दिस विल बिकम 10⁻³ न्यूटन पर mm²। अगर हम mm² को यानी मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में लिखेंगे तो हमको यहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना रहता है, सिंपली बिकॉज 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1000 mm, और इस मीटर के लिए भी हमको यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो कुल मिला के यहाँ पे 10⁻6 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हम किसी भी क्वांटिटी को mm² से अगर मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। बट यहाँ पे हमारे पास जो मीटर स्क्वायर है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, सो सिंपली हमको 10⁻6 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10⁻6 ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ पे 10⁻6 जो है ऑलरेडी न्यूमरेटर में हमारे पास अवेलेबल है। डिनोमिनेटर में mm² के वजह से यहाँ पे 10⁻6 आ जाएगा। सो 10⁻6 विल कैंसिल विद द 10⁻6 एंड वी विल गेट 1 न्यूटन पर mm² एज अ कन्वर्जन फॉर द 1 मेगापास्कल। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम होता है तो सिंपली बेसिक यूनिट्स को हम कन्वर्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो बराबर है या नहीं। सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स जिसके वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है।